बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बहुत सारे दोस्तों का इसरार था कि फ़्रूट क्रॉप्स के अलावा आप बाकी जो क्रॉप्स हैं, हमारी जो फील्ड क्रॉप्स हैं, बाकी जो फसलात हैं, गंदम है, मूंगफली है, कपास है, कमाद है, बाकी जितनी भी क्रॉप्स हैं उनके बारे में वीडियोस बनाएं। तो हमने आज यहाँ पे इनवाइट किया है जनाब मियाँ मोहम्मद अशरफ साहब को, जो कि हमारे मुल्क के नामवर साइंसदान हैं और गंदम पे इनका बहुत ज़्यादा काम है और ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी इनको मिला है क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की गंदम में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आज हम मियाँ साहब से गंदम की काश्त के बारे में डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके तजर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। तो अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। वालेकुम अस्सलाम अकील साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे याद किया। सर आप ज़रा बताइए कि आपने गंदम की कौन कौन सी जो वैरायटीज़ हैं वो डेवलप की हैं, ताकि हमारे ज़िम्मेदार भाइयों को भी पता चले कि मियाँ साहब ने क्या क्या किया हुआ है। अकील साहब, मैंने तकरीबन 7-8 वैरायटीज़ ऐसी हैं जो मैंने गंदम के ज़मींदारों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से इवाल्व की हैं। उसमें सबसे पहले चकवाल 97, GA 2002, एहसान 16, बारानी 17 और मशहूर ज़माना चकवाल 50। इसके अलावा फतेह जंग है और इसके अलावा मेरे अपने नाम पर इन्होंने एक वैरायटी बना दी है MA 2021। तो ये अदना सी काविश थी जिसके नतीजे में ये वैरायटी जो है मेरी वो इवाल्व हुई है। माशाल्लाह जी, आपने तो पूरी लाइन लगा दी है गंदम की वैरायटीज़ में। आज हमारे ज़िम्मेदारों को आप बताएं कि गंदम की जो काश्त है हम अभी वो कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से अवामिल हैं जिनका ख्याल रखा जाए जिससे हम अपनी जो गंदम की पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, मैं मुख्तसरन 2 हिस्सों में इसको तकसीम करता हूँ। एक तो वो जो बारानी इलाके हैं, यहाँ पर गंदम की काश्त का टाइम आ चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले है जी ज़मीन का इंतखाब, कि आपकी ज़मीन पथरीली ना हो, बहुत ज़्यादा पहाड़ी ना हो, रेतली और कलर वाली ज़मीन के अलावा हर जगह पर गंदम जो है वो बहुत आसानी से काश्त हो सकती है। ज़मीन की तैयारी के दौरान हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, बारानी इलाके में चूँकि हमारा सारा दारोमदार मानसून की बारिशों पर होता है, तो हमें ये चाहिए कि मानसून की हर बारिश के बाद हम हल चला के उस मॉइस्चर को प्रिजर्व करें कि उसको ही उसने आगे इस्तेमाल करना होता है उस फसल ने। और आखिर में आके जब टाइम आ जाए बिजाई का, तो 2 से 3 हल चलाकर सुहागा दे के हम ज़मीन में खाद डालकर उसके वत्तर को महफूज कर दें और उसके 3 दिन के बाद हम बिजाई करें। अच्छा, बीज क्योंकि बड़ा अहम होता है, क्योंकि जब हम अच्छा बीज लगाएंगे तो अच्छी क्रॉप हमारे पास आएगी। तो बीज के इंतखाब के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सर, इसके लिए कि पहले तो हम ये देखें कि हमने वैरायटी कौन सी इस वक्त मार्केट में है जो ज़मींदारों को अच्छी प्रोडक्शन दे सके, उसका चुनाव करना है। और फिर उस बीज में देखना है कि बीज सेहतमंद है, उसको फंगस ना लगी हो, उसमें दाने ज़्यादा टूटे हुए ना हो या कीड़ों के खाए हुए दाने ना हो, क्योंकि उससे फिर जो फी एकड़ पौधों की तादाद है वो मुतासर हो जाती है और ज़मींदार जो है वो पूरी जो उसकी है पैदावार उससे इस्तिफादा हासिल नहीं कर सकता। मैं जो बात आपकी समझाऊं कि आप कहते हैं कि इसको पहले ग्रेडर से साफ कर लेना चाहिए और इसको फंजी साइड से ट्रीट कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि उससे ये होता है कि जो फफूंदी की बीमारी है वो फिर इस पर हमलावर नहीं हो सकती और ग्रेड से जो मोटे दाने हैं वो ज़्यादा उसमें रह जाते हैं और वो फिर पैदावार भी अच्छी देते हैं। बरानी इलाकों के लिए आप गंदम की कौन सी वैरायटीज़ रिकमेंड करते हैं। सर, बारानी इलाकों के लिए इस वक्त एहसान 16 है और बारानी 17 है, फतेह जंग 17 है, MA 2021 है। तो ये वैरायटी हैं जो बारानी इलाके में लग रही हैं। और आप जो हमारे इरिगेटेड या आप पाश इलाके हैं उनके लिए कौन सी वैरायटीज़ रिकमेंड करते हैं। सर, आप पाँच इलाके जो अक्टूबर में काश्त करते हैं
ان کے لیے فخر بکھر بہترین ہے، اور جو نومبر میں جا کے کاشت کریں گے، لیٹ نومبر میں یا دسمبر میں، اس میں اجالا ہے، اناج ہے، زنکول ہے، بورلاگ ہے، اور ایم ایچ 2021 ہے. تو یہ ویرائٹی ہیں جو آپاش علاقوں میں بہت اچھی پیداوار دیتی ہیں. سر گندم کی کاشت کے لیے بہترین ٹائم کون سا ہے؟ سر جو بارانی علاقے ہیں ان کا جو ٹائم ہے یہ 20 اکتوبر سے لے کر 20 نومبر تک ہے، جبکہ آپاش علاقے ہیں وہاں چونکہ فصلوں کے حساب سے ہوتا ہے تو اس میں اکتوبر میں بھی لوگ کاشت کرتے ہیں، نومبر میں بھی کرتے ہیں، اور بعض علاقوں میں آفٹر رائس جب وہ جاتے ہیں یا آفٹر کاٹر تو وہ دسمبر میں بھی کاشت کرتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے کہ جب ہم گندم کی کاشت لیٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی سیڈ ریٹ کا ڈفرینس وہ رکھنا پڑتا ہے، کوئی سیڈ ریٹ بڑھانا پڑتا ہے، یا اس کا ایکچوئل سیڈ ریٹ ہے کیا؟ سر جو ریکمینڈڈ ہے وہ ہے جو بارانی علاقے ہیں اس میں 45 کلو گرام فی ایکڑ ہے، اور جو آپاش علاقے ہیں اس میں 40 سے 50 کلو گرام فی ایکڑ ہے. لیکن جب آپ لیٹ سوئنگ میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو 10% جو ہے نا سیڈ ریٹ وہ بڑھا لینا چاہیے. اگر آپ 50 کے جی ڈال رہے ہیں تو آپ کو 55 کے جی اس میں ڈالنا چاہیے. اس کے سیڈ کے بڑھانے کی وجہ کیا ہے؟ سر اس کے بڑھانے کی جو مین وجہ یہ ہے نا، اس میں یہ ہے کہ اب ٹائم تھوڑا ہے تو زیادہ پودے نکلیں گے تو ان پر جو ہے مانو ٹرلر ٹیکنالوجی ہوتی ہے کہ ہر کراپ سے ہر دانے سے ایک ٹرلر نکلے تو وہ زیادہ سٹرونگ ہوگا. اس کو ٹرلرنگ کا چونکہ ٹائم نہیں ملتا لیٹ سوئنگ کی وجہ سے، تو اس لیے وہ تاکہ گندم کی پیداوار کم نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا اس کا بیج بڑھا لیا جائے. اچھا سر آج کل کھادوں کا استعمال تو کافی زیادہ ہوتا ہے، جی جی جی. لیکن کھادیں اب کافی مہنگی بھی ہو گئی ہیں، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ہمارے ذمہ دار بھائیوں کے لیے کہ کون سی کھاد کتنی استعمال کریں؟ سر جو ہے نا یہ بارانی علاقہ، اس کے لیے آپ جو کم بارش والے علاقے ہیں یا درمیانی بارش والے علاقے ہیں اس میں 1 بوری ڈی اے پی اور 1 بوری یوریا اور 1 بوری پوٹاش کی ضرور استعمال کریں. اور جو زیادہ بارش والے علاقے ہیں میں نے عقیل صاحب اس میں 2 بوری ڈی اے پی 1.5 بوری ڈی اے پی اور 1.5 بوری یوریا ڈالی جاتی ہے. اور جو آپاش علاقے ہیں جس میں کمزور زمینیں ہیں اس میں 2 بوری ڈی اے پی اور 2 بوری یوریا ڈالی جاتی ہے، اور جو زرخیز زمین ہے جہاں وہاں پہ 1.5 بوری ڈی اے پی اور 1.5 بوری یوریا ڈالی جاتی ہے. وہاں صرف ایک فرق ہوتا ہے کہ جو آپاش بارش والے علاقے ہیں اس میں تو پہلی ساری کھاد ملا دینی ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے آپاش علاقے ہیں اس میں جو یوریا ہے اس کو 2 ڈوزز میں سپلٹ کر لیتے ہیں کہ پہلی پانی کے ساتھ آدھی جو ہے یوریا وہ دے دیتے ہیں اور دوسرے پانی کے ساتھ آدھی یوریا دے دیتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ جو آبپاش علاقے ہیں وہاں پہ آبپاشی کے کون سے ایسے ٹائم ہے جو ایسے مراحل ہیں جہاں پہ آبپاشی ضروری ہوتی ہے، اگر وہاں پہ نہ کریں تو اس کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے؟ اچھا اس میں جو پہلی سٹیج ہے وہ ہے گندم کی بوائی کے 25 دن کے بعد، 25 سے 30 دن کے بعد پہلا پانی دینا چاہیے. اور جو ہمارے رائس کے ایریا ہیں جس رائس کے ایریا میں گندم لگائی جائے وہاں 35 سے 40 دن بعد دینا چاہیے کہ وہ پانی آلریڈی وتر زیادہ ہوتا ہے. بہتر زیادہ ہوتا ہے. جی. اور یہ پہلا پانی. دوسرا ہوتا ہے جب اس کے ٹلرز نکل رہے ہوتے ہیں، اس کے گندم کے ایسے شگوفے ساتھ سے نکلتے ہیں، جی. وہ ٹائم بہت ضروری ہوتا ہے. تیسرا ہوتا ہے کہ جب اس کی پولینیشن ہو رہی ہوتی ہے، جب اینتھر باہر آ رہے ہوتے ہیں اور جو اس کے فرٹیلائزیشن کا عمل ہو رہا ہوتا ہے اس میاں وقت. صاحب ذرا آسان الفاظ میں بتائیں، ہمارے جو ذمہ دار ہیں نا ان کو یہ اینتھر کا اور فرٹیلائزیشن کا پتہ نہیں چلے گا. سر جب بیج بننے کا مرحلہ شروع ہو رہا ہو جی. تو اس وقت اس کو پانی دینا چاہیے. جی. اور جب بیج بن چکا ہو اور اس کی جو حالت ہے وہ دودھیا ہو اس سٹیج پر ایک پانی دے دینا چاہیے. تو اس سے دانہ موٹا بنتا ہے جس سے زمیندار کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا میاں صاحب ہم ایک اہم چیز چھوڑ گئے کہ گندم کی جو بیماریاں ہیں اس کی کون کون سی بیماریاں اہم ہیں اور ان کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور اس کے کیڑے کون کون سے ہیں؟
अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि गंदम पे अभी ऐसे कीड़े कोई नहीं आए कि जो गंदम को नुकसान पहुंचाएं, कि ज़्यादा नुकसान पाए। कुछ छोटी मोटी सुंडी आती है जो थोड़े दाने को खाती है, एफिड का अटैक होता है, उसके लिए अल्लाह ने वैसे ही एक नेचुरल प्रीडेटर दे दिया है, लेडी बर्ड बीटल के नाम से, जी वो एफिड खाती है। फ़िलहाल उनका इतना मसला नहीं है। जो बीमारियां हैं उसमें जर्द कुंगी है, जी भूरी कुंगी है और कांगियारी है। जी तो इनके जो है इनसे कुछ नुकसान होता है गंदम की फसल को, तो उसका बेहतरीन इलाज यही है कि हम वो वाली वैरायटीज़ लगाएं जिन पर इन बीमारियों का हमला नहीं होता और वो रेजिस्टेंट वैरायटियां हैं। और अगर वो आप ज़मींदार लगाएंगे तो उसमें इंशाल्लाह उनको इस किस्म का मसाइल नहीं आएंगे। कोई ऐसी और चीज़ें जो आप हमारे ज़मींदारों को बताना चाहें कि जिनका ख्याल रखें गंदम की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए? सर उसमें यही सारी चीज़ें जो बतलाई गई हैं, विज़िट करते रहें, कोई चीज़ नज़र आए तो फ़ौरन रिपोर्ट करें कि ये मसला है। बाकी आप स्प्रे आ रहे हैं, उससे आप जो है चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ वो ख़त्म कर सकते हैं। उससे जो है ये दाने वो ज़्यादा मजबूत पैदा होते हैं। और एंड पे जब वो संभाल का मरहला आता है गंदम का, तो तब भी थोड़ी सी सुस्ती कि जल्दी काट ली तब भी नुकसान हो गया। अगर आपने डिले कर दिया तो आपके दाने 10% तक ज़मीन में ही गिर जाते हैं, तो वो भी उसका नुकसान है। इस तरह थ्रेशिंग के दौरान ये देखा जाए कि थ्रेशर तेज़ तो नहीं चल रहा, तेज़ चल जाए तो दाने टूट जाते हैं, उस पर कीड़े मकोड़ों का हमला हो जाता है। और अगर थ्रेशर की जो RPM है, जो उसकी स्पीड है, वो कम रखी जाए तो फिर सही तरह थ्रेशिंग नहीं होती है। और जब स्टोरों में जाए तो वहाँ भी हम देखते रहें कि यार इसको कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं लग रहा। तो ये सारे जो जितनी ये एक तरतीब है पूरी तमाम अनासिर के, अगर इस पर ज़मींदार अमल करेंगे तो उनकी पैदावार इंशाल्लाह बहुत अच्छी आएगी। मियाँ साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आपने इतना अपना कीमती टाइम दिया। उम्मीद है कि आपकी हिदायत पर अमल करके हमारे जो ज़मींदार हजरात हैं उस गंदम से अच्छी पैदावार हासिल करेंगे और इंशाल्लाह हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा। नाजरीन, जैसा कि आज हमारे जो मेहमान थे मियाँ मोहम्मद अशरफ साहब, जो कि मुल्क के नामवर साइंसदान हैं, उन्होंने हमें गंदम की काश्त के बारे में बहुत अहम बातें जो हैं वो बताई हैं। तो मैं अपने भाइयों से, ज़िम्मेदार भाइयों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस दफ़ा पाकिस्तान में जो सैलाब आया है उसकी वजह से बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे इस साल गंदम काश्त नहीं हो सकेगी और इस दफ़ा ख़तरा है कि गंदम का बहरान होगा। तो मेरे अपने जो ज़िम्मेदार भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पे गंदम की काश्त करें ताकि हमारे मुल्क को बाहर से गंदम ना मंगवानी पड़े और हम अपना कीमती ज़र मुबादला बचा सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान अकील फ़िरोज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।